सबसे पहले मैं शेखावटी संदेश के प्रमोटर्स और झुंझुनू अकेडमी स्कूल के प्रणेता के रूप में यहाँ पर उपस्थित विनोद जी मोदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सार्थक संवाद के तहत हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और हमारे विचार जानने के लिए यहाँ वो इस उत्सुकता से यहाँ पर बैठे हैं। उनकी तबियत हालांकि आजकल ठीक नहीं रहती, उसके बावजूद उनका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि इस विषय को हमें दो पार्ट में बांटना होगा, प्रतिभा का पलायन और पैसे का पलायन। मैं इस रूप में आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से यहाँ से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, पर उसके पीछे के कुछ बेसिक कारण हैं जिस पे हमें विचार करना होगा कि हम हमारी प्रतिभाओं का पलायन क्यों हो रहा। मैं पैसे के पलायन की बात नहीं कर रहा थी, प्रतिभा का पलायन इस रूप में भी शायद हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, जैसा सर ने बोला कि बच्चियां भी जा रही हैं, कुछ हमारा सामाजिक ढांचा इस रूप में है कि हम पारिवारिक रूप से इस बात पर सहमत नहीं होते कि हमारी बच्चियां यहाँ रहे शादी के बाद। हम सब ये सोचते हैं, बगड़ से कोई बच्ची है तो उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो झुंझुनू अपनी बेटी को ब्याहे, झुंझुनू से अगर कोई बेटी है तो उसको उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम जयपुर उसकी शादी करें। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलना होगा, निश्चित रूप से बदलना होगा। मुझे ये लगता है कि इस मानसिकता को बदलने में कोई बहुत समय नहीं लगता। सर खुद बैठे हैं, इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी झुंझुनू की है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी शादी झुंझुनू की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि झुंझुनू की बेटियां यहाँ नहीं आना चाहती, ऐसा लगता है कि उसके पीछे पारिवारिक कारण है, बच्चियों के पीछे। दूसरा कारण, जो प्रतिभाएं जा रही हैं, हम एक MBBS बच्चे को अगर यहाँ नहीं रोक पा रहे, एक IAS या UPSC पास बच्चे को अगर यहाँ नहीं रोक पा रहे, या एक MBA बच्चे को हम यहाँ पर नहीं रोक पा रहे, क्योंकि हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। हम उसे रोक पाने में सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसे कुछ दे नहीं सकते। जिस लेवल का उसने पढ़ाई की है, जिस लेवल की उसने डिग्री हासिल की है, उस डिग्री का रिटर्न हर इंसान को चाहिए और वो रिटर्न हमारे पास नहीं है। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ इस तरह का उद्योग होने चाहिए, इस तरह के गवर्नमेंट सेक्टर के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो होने चाहिए। उन सबसे उन प्रतिभाओं का कुछ पलायन रुकेगा और फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान मूल रूप से हम अगर हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति को अगर डिग्री बेस्ड हटाकर स्किल बेस्ड करेंगे, जैसे चाइना में और जैसे जापान में है, उस तरह से अगर हम लोग उसको करेंगे, अगर स्किल बेस्ड करेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं 5 साल बाद उसका परिणाम जरूर आएगा और वो प्रतिभाएं रुकेंगी। एक और बात जो स्किल बेस से जुड़ी हुई है, जैसा सर ने बोला कि सुल्ताना ये लोग गए हैं और सुल्ताना में बहुत सारी कढ़ाई और पूछिए और ये सब चीजें बनती है। मुझे लगता है कि चूंकि मैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, सुल्ताना में जो चीजें बनती हैं, कढ़ाई, गुजिया, झरिया, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हम लोग कई बार जयपुर से हमारे हलवाई आते हैं और वो 1 दिन की बजाय 2 दिन स्टे करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सुल्ताना से जाकर अपने ये सारी चीजें लेके वापस जयपुर जा सके। तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ खासियत है। वो इसी तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन इंडस्ट्रीज में हम लोग छोटे स्तर पे काम शुरू करें। स्किल बेस्ड अगर हम जाएंगे, अगर शिक्षा के क्षेत्र में स्किल बेस्ड जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास प्रतिभाएं उभर कर आएंगी। वो IAS नहीं होगा, वो MBBS नहीं होगा, और वो स्किल बेस्ड यहाँ पे लाख रुपया कमाने वाला वो एक ऐसा इंसान होगा जो अपना रोजगार चलाएगा और साथ ही साथ वो समाज को कुछ देने की हैसियत रखेगा। तो हमें उसे स्किल बेस्ड करना पड़ेगा, डिग्री बेस्ड की जगह।
हमारा पैसा, ये तो प्राइवेट पैसे की बात हुई, सरकारी पैसा, सरकारी योजनाएं हमारे तक नहीं आ रही है। पिछड़ रहे हैं हम लोग, मानता हूं मैं। सीकर हमसे बहुत आगे निकल गया, सर ने भी बोला। चूरू कुछ क्षेत्रों में हमसे आगे निकला, ये भी मानता हूं मैं। पर उसके बावजूद झुंझुनू में ऐसा बहुत कुछ है जिसे डेवलप किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बदौलत। यहाँ के राजनेताओं में ये इच्छा शक्ति है ही नहीं कि वो झुंझुनू को कुछ लाकर दे सके। मैं माफी चाहूंगा, सर बैठे हैं, बुरा न माने, पर हमारे पास इस शहर से राजस्थान का इतना बड़ा कद्दावर नेता, 40 साल तक उसने राज किया। उसने इतने उर्वरक के कारखाने पूरे हिंदुस्तान में लगाए। मुझे लगता है कि उनकी टाइम पे उर्वरक के 27 या 28 कारखाने पूरे हिंदुस्तान में लगे और झुंझुनू में नहीं लगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं, और दूसरा राजनीतिक जवाबदेही भी नहीं है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि से जवाब मांगने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अपने तक सीमित हैं। हमें समाज को क्या देना है और समाज को क्या हमें देना चाहिए, वो हम मांग नहीं पा रहे उनसे। वो हमारा अधिकार है। तो वो राजनीतिक जवाबदेही हमें तय करनी होगी उनके लिए, वो हमें मांगना होगा। एक पिछड़ने का कारण एक ये भी है झुंझुनू को सीकर और चूरू से, कि हमारी भौगोलिक स्थिति उन दोनों जिलों से कमजोर है। उसे हम बदल नहीं सकते। उस बदलाव को तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि वो तय है हमारी सीमाएं। पर उसके बावजूद हमारी मजबूत इच्छा शक्ति से, हमारे मजबूत राजनीतिक नेतृत्व से हम हमारे जिले के लिए कुछ ऐसा लेकर आए, हमारे राजनेताओं के माध्यम से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से, जिससे यहाँ रोजगार उत्पन्न हो। बड़े उद्योगों की स्थापना यहाँ पर बहुत ज्यादा शायद जरूरत है, जो मैंने अभी बोला भी। एक और छोटी सी चीज जो आधारभूत परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ शिक्षा संकुलों का उच्च स्तरीकरण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि यहाँ बहुत स्टैंडर्ड की शिक्षाएं मिलती हैं और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर उसे अपलिफ्ट किया जा सकता है घटते हुए छात्रों की संख्या को देखते हुए। हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे स्टूडेंट्स सीकर जा रहे हैं या हमारे स्टूडेंट्स कोटा जा रहे हैं कोचिंग के लिए, तो कहीं कोई कमी हमारे भीतर है इस तरह की कि जिससे वो बच्चे हम नहीं रोक पा रहे। हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारे बच्चे चाहे कोचिंग के दरमियान हो चाहे शिक्षा के दरमियान हो, वो यहीं पर रुके और उन्हें उच्च शिक्षा भी मिले और उन्हें कोचिंग भी मिले। मुझे लगता है प्रतिभाओं के पलायन की जो बात है वो स्वीकार करनी होगी कि वो हो रहा है, पर उसके पीछे के जो कारण मुझे समझ में आए वो मैंने आप सबके सामने रखे। दूसरा पार्ट, जो पैसे के पलायन की बात हम करते हैं, मैं उस पैसे के पलायन की सोच से कतई सहमत नहीं। झुंझुनू शहर अपने आप में इतना धनाढ्य है कि जो जमीन 10 साल पहले जिस भाव में थी, उस जमीन की कीमत आज 10 गुना ज्यादा है। मतलब परचेजिंग पावर है। उसके कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, थोड़े थोड़े से कारण। मैं जिस फील्ड से जुड़ा हूं, कोविड से पहले डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बाहर से लोग यहां नहीं आते थे। आज अगर मैं मंडावा या मैं झुंझुनू या झुंझुनू के बाहर डेस्टिनेशन मैरिज के रूप में 100 शादियां अगर मैं करवा पा रहा हूं यहाँ पे, और एक शादी का मतलब झुंझुनू में बाहर से 50 लाख रुपया आता है एक शादी में, 100 शादियों का मतलब साल में 50 करोड़ रुपया बाहर से भीतर आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। तो हमें अपनी इच्छाएं मजबूत करनी होगी कि हम मजबूत है। जैसा आपने भी बोला, इन्होंने भी बोला, नहीं हम स्ट्रांग है, हम कर सकते हैं।
और हमारे पास है सारी चीजें। पैसे का पहला पलायन इस रूप में भी नहीं है। आज झुंझुनू जिला सबसे ज्यादा फौजियों का जिला है, सबसे ज्यादा पेंशन आती है। कहाँ आती है? झुंझुनू के बैंक अकाउंट्स में। बाहर से पैसा आ रहा है, सरकारी सैलरी का पैसा आ रहा है, पर झुंझुनू में आ रहा है। पैसे का पलायन नहीं हो रहा, पैसा आ रहा है। हमारे बच्चे जो कोविड से पहले अगर 100 बच्चे बाहर शहरों में जॉब करते थे, आज वो 83 बच्चे बाहर हैं और 17 बच्चे वर्क फ्रॉम होम हैं। उस वर्क फ्रॉम होम का पैसा कहाँ आ रहा है? वो सिर्फ झुंझुनू में आ रहा है। उनका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? वो सिर्फ झुंझुनू में है। मुझे ये लगता है, जैसा भाई साहब ने बोला कि तुरंत जयपुर रेफर कर देते हैं, वो स्थिति अब नहीं है। पहले अगर 100 केस रेफर किए जाते थे तो अब 5 केस रेफर किए जाते हैं। बड़े से बड़ा ऑपरेशन, अपन बड़े से मतलब फाइनेंशियली बड़ा माने, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए घुटने की सर्जरी है, वो यहाँ होती है। हार्ट की सर्जरी यहाँ होती है। वो क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये मजबूती नहीं, पता नहीं यार कहीं को करेगो। लोग बोलेगा कि यार 30 सेकंड उधर रुको, जयपुर कराया तो ठीक हो जाता। तो वो जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति हमें डेवलप करनी पड़ेगी अपने। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ बोल लिया। बोलने को बहुत कुछ है, पर बहुत सारे वक्ता हैं। मैं एक बार पुनः आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें ये मौका यहाँ पर दिया गया। थैंक यू।